Our discussion of today is the Maharashtra Housing and Area Development Act 1976. इसी को हम कहते हैं माडा। मुंबईकर्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इस चीज़ों से। माडा की कॉलोनीज़ हमारे पास अवेलेबल है, माडास के फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है। ये क्या था? ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिससे जो हमारी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलराइज किया गया, उनको डेवलपमेंट में लाया गया कि कैसे हमें डेवलपमेंट करना है। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1976। इट इज़ नोन एज माडा एक्ट, MHADA। ओके, इसमें हम 5 चीज़ें इसके मेन होते हैं। डेफिनेशन पार्ट, नो डाउट। सेकंड आता है मुंबई रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, इट्स पावर एंड ड्यूटी। जैसे कल भी हमने देखा, जो हेरिटेज बिल्डिंग थी उनको अगर रिपेयर करना है तो इसके लिए भी आपको बोर्ड से, कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। कमिश्नर के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो बात अलग है, अदरवाइज़ कमिश्नर के पास कोई पावर नहीं है कि उसके पास परमिशन के लिए कुछ आया और वो आर्बिट्रेरीनेस यूज़ कर ले। म्यूनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पे पुलिस कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है। ओके, वही चीज़ यहाँ पर भी है, माडा में भी है। इसमें हम कहते हैं उस बोर्ड को मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। रिकंस्ट्रक्शन टर्म क्यों यूज़ किया? क्योंकि वी ऑल नोज कि मुंबई प्रोविंशियल टाउन में आता था। आप ग्रेटर मुंबई साइड में चले जाएं, आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाई हुई थी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है, तो रिकंस्ट्रक्ट भी करना है। जो बिल्डिंग्स रिपेयर हो सकती हैं उनको रिपेयर करना है, जो रिपेयर नहीं हो सकती उनको, अब ऐसा तो नहीं है कि अब उसको संभाल के रखना है, तो विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ उसको साइड करना है, दूसरे स्ट्रक्चर खड़े करने हैं। एक तीसरे उसमें आ जाते हैं कि जैसे हमने पहले भी देखा, मुंबई इट्स सिटी ऑफ माइग्रेंट्स, सारे बाहर के लोग हैं, बनाई हुई सिटी है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बाहर के नए नए लोग आ रहे हैं उनको कैसे यहाँ पे रखा जाए, उनकी हाउसिंग की व्यवस्था, शेल्टर होम कैसे प्रोवाइड किए जाए, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए 1976 में ये माडा एक्ट निकाला गया जिसको आप कहते हैं महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशंस में आ जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज, फर्स्ट वन इज सेस, CESS, सेस। द सेस इज डिफाइंड to mean a tax on a land and building levied or leviable under Chapter 8 of the Act. Section 82 of the Act provide for the levy of the tax or cess called the Mumbai Repair and Reconstruction Cess on the land and buildings. Means आपकी इन बिल्डिंगों का रिपेयर करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है। यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस लोकल सिटी, ऐसे में आपसे ये सेस लिया जाता है। सेस मीन्स इट्स अ टैक्स और कुछ नहीं, थोड़ा एक अपग्रेडेड फॉर्म में। हम टैक्स एक नॉर्मल भाषा यूज़ होती है, सेस एक लॉफुल मीनिंग में यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो चैप्टर 8 में या सेक्शन 82 आपको सेस बोलता है। सेस आपसे लिया जाता है जो आपसे गवर्नमेंट लेती है, लोकल गवर्नमेंट। इट्स अ टैक्स ओनली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आता है आपका एग्जिस्टिंग बोर्ड। एग्जिस्टिंग बोर्ड मीन्स फॉलोइंग 4 बोर्ड्स। यहाँ पे 4 बोर्ड्स को एग्जिस्टिंग बोर्ड में लिया गया है। दैट महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर बॉम्बे हाउसिंग एक्ट 1948। माडा के पहले आपका बॉम्बे हाउसिंग एक्ट था 1948, तो उसके जो बोर्ड थे उसको टोटली ख़त्म नहीं किया गया। इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद उसको एज इट इज़ रखा गया और उसको इसी माडा में
इन्वॉल्व किया गया, उसके एग्जिस्टिंग बोर्ड में इन्वॉल्व किया गया। सेकेंड था द विदर्भ हाउसिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड। आपको मालूम होगा नागपुर और विदर्भ का एरिया महाराष्ट्र बनने के पहले ये एमपी की तरफ माना जाता था, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा 1960 में बना है। 1960 के पहले महाराष्ट्र नाम की कोई जगह नहीं थी। ओके, तो 1950 में ये विदर्भ बोर्ड था, जो विदर्भ के साइड का, जो आप गोंदिया चले जाएं, नागपुर चले जाएं, उधर का एरिया ये कहलाता था विदर्भ। आज भी विदर्भ ही कहलाता है वो। थर्ड, द बॉम्बे बिल्डिंग रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बॉम्बे बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड 1969। सेम इसका भी काम वही था जो आज के म्हाडा का है, रिपेयर करना और रिकंस्ट्रक्ट करना। और फोर्थ वन था द महाराष्ट्र स्लम डेवलप इम्प्रूवमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर महाराष्ट्र स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट 1973। और फिर फाइनल में आया स्लम एरिया। एज वी डिस्कस, जब ये सिटी माइग्रेंट्स की थी, सबके पास उतने पैसे नहीं थे। ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज़ बना के वो छोड़ के गए थे हमारे लिए, उसमें रेंट में घर लेना या उसको परचेस करना एक डाउन क्लास या फोर्थ क्लास पीपल्स के बस की बात भी नहीं थी। बट रिकंस्ट्रक्शन का काम है, लेबर वर्क है, तो ऐसे में मज़दूरों की भी ज़रूरत थी। अब वो मज़दूर आ तो गए, फैक्ट्रीज थी उसके लिए मज़दूर आ गए, पर उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में उन्होंने स्लम्स बनाना शुरू किया। हमारा एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी हमारे पास ही है, मुंबई में, धारावी, ठीक है। तो ये स्लम एरिया में आपको ये जो फोर्थ क्लास पीपल थे, जो एक्चुअल में किसी भी इकोनॉमी को चलाते हैं, वो आप और हम अपने आप को बहुत बड़ा सेट मान लेते हैं। हमारे पास कंपनीज़ हैं, हमारे पास हम इतने बड़े एडवोकेट हैं, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर असिस्टेंट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ दीज वर्कर्स, क्या कोई कंपनी रन डाउन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उनको भी रखना ज़रूरी था, बट अनफॉर्चुनेटली वही सबसे लोअर में रखे गए। उनको सिर्फ पेमेंट दे दी मालिकों ने, काम ख़त्म। इसीलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया उनको सुधारने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, मिनिमम वेजेस एक्ट आया, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ उनको देने के लिए हैं। बट उस समय ये नहीं था, इसी वजह से ये स्लम्स बने। और उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए स्लम्स इम्प्रूवमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें ये बोर्ड था। तो जब ये एक्ट अपना म्हाडा ये इनेक्ट हुआ, तो उस समय जो 4 एग्जिस्टिंग बोर्ड थे अलग अलग लॉ के, उन चारों बोर्ड को इसमें रखा गया और उनको डेफिनेशन दिया गया एग्जिस्टिंग बोर्ड। क्योंकि जब भी कोई नया रिप्लेस करता है तो पुराने का भी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। वो जानना चाहता है कि भाई पुराने में क्या था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बंदा है उसको तो सारी सिचुएशन पता है ना, कैसे डील करना है, कैसे चलाना है, उसको पता होता है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं। न्यू एक्ट में एग्जिस्टिंग बोर्ड को इसीलिए इंपॉर्टेंस दी गई, बिकॉज दीज एग्जिस्टिंग बोर्ड हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज द इन्वायरमेंट एज वेल एज द सिटीजन्स। भाई सीधी सी बात है, धारावी में आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी बढ़िया सी, वहाँ पे क्लब हाउस दे दिया, स्विमिंग पूल दे दिया, पूल क्लब दे दिया, तो उनके पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनको 10 से 12 घंटे मजदूरी करनी है। तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ क्या चाहिए? स्कूल्स चाहिए। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ क्या चाहिए? मेडिकल चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, जहाँ पे पब्लिक ट्रैवलिंग ज़्यादा अवेलेबल हो, कन्वेंस चाहिए। उनको ये चीज़ें करके फ़ायदा नहीं। अब ऐसे ही अगर हीरानंदानी में मैं अंदर के पार्ट में बस स्टॉप बना दूँ तो इट्स यूज़लेस, वहाँ पे बस स्टॉप की ज़रूरत नहीं होने, क्योंकि 90% है उसके ऊपर वाले लोग वो अपने प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी वो लेना ज़रूरी था। आज भी जो बिल्डर्स प्लान बनाते हैं अपने, तो वो आसपास की लोकेलिटी को देख के प्लान बनाते हैं।
कि उसका यूज़ भी होने वाला है या नहीं। ओके, इसीलिए एग्जिस्टिंग बोर्ड को कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद आता है ऑक्यूपायर। द एक्ट एडॉप्टेड एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर इंक्लूड करता है, इसमें 5 आपके अलग अलग हेड्स दिए हुए हैं जिनको आप ऑक्यूपायर बोल सकते हैं। दैट फर्स्ट वन, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज पेइंग और लायबल टू पे टू द ओनर द रेंट और एनी पोर्शन ऑफ द लैंड और बिल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रेंट इज पेड और पेएबल। सबसे पहला ऑक्यूपायर द टेनेंट, ऐसा बंदा जिसको रेंट देता है, देने वाला है या उसके ऊपर रेंट बाकी भी है, चार्जेस लेवाएबल हैं अभी भी, तो ऐसे बंदे को आप ऑक्यूपायर बोलते हैं। तो रेंट पे जो अवेलेबल है बंदा, उसको भी आप ऑक्यूपायर कहेंगे। मतलब सेम डेफिनेशन यहाँ पे जो आपके टेनेंट्स को इन्वॉल्व किया है ऑक्यूपायर में, जैसा आपका एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट में था, वहाँ पे भी टेनेंट को ऑक्यूपायर माना गया और यहाँ पे भी टेनेंट को ऑक्यूपायर माना गया। द सेकेंड वन इज द ओनर इन ऑक्यूपेशन, बट ऑब्वियस है जो ओनर होगा वो ऑक्यूपेशन में होगा या फिर अदरवाइज यूज़ करता है। कई बार लोगों के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप लोगों में भी एक से ज़्यादा फ्लैट्स आपके पास होते हैं, आपने उसको भाड़े पे दिया हो, किसी और काम के लिए रखा हो, आजकल तो अलग अलग काम के लिए भी लोग फ्लैट रखते हैं, तो ऐसे में भी आप ही ऑक्यूपायर हैं उसके। जिस भी काम के लिए आप उस फ्लैट को रखें, यू आर द ऑक्यूपायर। ओके, तो उसको भी ऑक्यूपायर बोलते हैं। तीसरा, रेंट फ्री टेनेंट ऑन एनी लैंड और बिल्डिंग। ये रेंट फ्री टेनेंट कौन होते हैं? सपोज आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके 24/7 आप मेरे किसी इस्टेब्लिशमेंट में, मेरी किसी इंडस्ट्री में, मेरे किसी इंस्टीट्यूशन में आप अपनी सर्विस देते हैं और मैंने आपको अपने यहाँ रखा, इट्स सर्वेंट क्वार्टर, वहाँ पे आपसे रेंट नहीं लिया जाता, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, ऐसे लोगों को भी ऑक्यूपायर ही बोला जाएगा। तो ऑक्यूपायर का मेन मीनिंग समझ लीजिए कि ऐसा बंदा जिसने उस जगह पे, उस प्रीमाइसेस पे, तो उस बिल्डिंग के किसी फ्लैट पे या पोर्शन ऑफ द लैंड पे अपना अधिकार रखा हुआ है, जहाँ पे वो रहता है या जहाँ पे वो उस जगह का यूज़ करता है। खाली रहना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज़ भी कर रहा है तो भी, भले ही मैं मेरा पूरा रॉ मटेरियल वहाँ रख रहा हूँ, मैं गार्बेज ही डाल रहा हूँ अपना, बट देन टू आई एम अ ऑक्यूपायर ऑफ दैट लैंड। अपने घर पे भी एक पोर्शन हम लोग रखते हैं ऐसा कि जहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कहीं रखने की जगह नहीं, उठा के डाल दो स्टोर रूम में, वो स्टोर रूम हमारे पास भी होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में वो स्टोर रूम हम किसी बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम रहने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, देन टू वी आर ऑक्यूपायर ऑफ दैट प्लेस। ओके। D1, द लाइसेंस इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। लाइसेंस में भी आपको पता है, लाइसेंस आपको मिलता है कोई ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस करने के लिए, ऐसे में भी आप उस प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो भी ऑक्यूपायर है। और एनी पर्सन हु इज़ लायबल टू पे द ओनर डैमेजेस फॉर द यूज़ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। सपोज मैं आपका टेनेंट था, मैंने आपके प्रीमाइसेस में डैमेज किया, अनलेस एंड अनटिल मैं उसको पे नहीं कर देता, आई डीम एज अ ऑक्यूपायर, डीम्ड ऑक्यूपायर माना जाऊंगा जब तक मैंने आपका वो चार्जेस पे नहीं कर दिया। आई बात समझ में? तो दीज आर द डेफिनेशन विच कंटेन्स द पर्सन नोन एज ऑक्यूपायर। ओके। उसके बाद आता है ओनर। हु इज़ द ओनर? द सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 of the MADA define the word owner when used with the reference to any building or land which is let or intended to be let, occupied separately, means the person who receives the rent of such building or land or part thereof, or who will be entitled to receive the rent thereof if the building or land were let. Means कोई भी ऐसा ओनर जो अपनी जगह को भाड़े पे देता है, भाड़े पे देना चाहता है, खुद के लिए यूज़ कर रहा है, रेंट पे दे रहा है, रेंट वसूल कर रहा है या वसूल करने की इच्छा रखता है, ऐसे आदमी को आप ओनर कहते हैं।
In simple sense, the person who are having the title of the land or his representative, his agents are termed as a owner of the land. Okay. The owner also includes an agent trustee who receives such rent on account of the owner, an agent or trustee who receives the rent or interested or concerned for any building or land devoted to the religious and charitable purpose. आपने देखा है हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पास अच्छी खासी जगह अवेलेबल होती है, ठीक है, तो उनको भी आप ओनर ही कहेंगे. आप देते भगवान के नाम पे लेकिन आता किसी ट्रस्ट के नाम पे, ठीक है. और रिसीवर, सेक्रेटरी, स्टेटर, मैनेजर अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिडिक्शन. कोर्ट रिसीवर, आपकी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने सीज किया हुआ है मॉर्गेज के मामले में या और किसी इरेगुलरिटीज़ के मामले में, फ़ाइन आप पे नहीं कर पाए, ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद कोर्ट उसमें एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है, तो वो रिसीवर भी ओनर ही कहा जाएगा. और द मॉर्गेजी इन पोजीशन, जो एक्चुअल मॉर्गेज होता है जिसमें आप अपना पोजीशन भी दे देते हैं. मॉर्गेज के टाइप्स आपको पता है, तो ऐसे में भी आप ओनर ही डीम किए जाएंगे. ओके. प्रेमाइसेस, द टर्म प्रेमाइसेस मीन एनी लैंड, building or part thereof of a building, whether authorized or otherwise, and includes gardens, ground and outhouses if any appertaining to such building or part thereof. Means बिल्डिंग हो, उसके प्रेमाइसेस हो, ऐसे में गार्डन से लेकर आउट हाउसेस तक ये सारा का सारा बिल्डिंग का ही पार्ट कहा जाता है. इसको आप बिल्डिंग ही कहेंगे. ओके. उसके बाद एनी फिटिंग अफिक्स टू द बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ अ बिल्डिंग. मीन्स पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम पे, आज भी अगर आप मुंबई चले जाएं तो बिल्डिंग के बाहर भी एक एनेक्चर आपको स्टेयर्स दिए रहते हैं, राउंड 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 या स्क्वायर शेप में, राइट. वो पहले के टाइम की जो बिल्डिंग्स है आज भी, मतलब स्ट्रक्चर के बाहर से एक उन्होंने एक्स्ट्रा सीढ़ी दे के रखी हुई है, ऐसा राउंड 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 उतरती है वो सीढ़ी, राइट. तो वो भी आपका बिल्डिंग ही कहा जाता है, वो भी स्ट्रक्चर आपका यही कहा जाता है. और बिल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग लेट और इंटेंडेड टू बी लेट ऑक्यूपाइड सेपरेटली. कोई भी पार्ट आपने भाड़े पे दिया हो, देना चाहते हैं, वो भी आपका बिल्डिंग ही कहलाएगा. प्रेमाइसेस का ही डेफिनेशन ये पूरा होता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. अब उसके बाद आते हैं हम द मुंबई रिपेयर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड. जो माडा के अंदर ये बोर्ड आया, इसको हमने नाम दिया द मुंबई रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड, जिसमें इसको फुल पावर था विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न ऑफिसर कि कैसे ये मुंबई रीजन को रीडेवलप करना है, रिपेयर करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है. आर्बिट्रेरी पावर कुछ नहीं है, परमिशन लेके काम करना है, क्योंकि सारी लैंड, सारे प्रेमाइसेस ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, कुछ लैंड और प्रेमाइसेस नॉर्मल भी हैं. ऐसे में क्या प्रोसीजर है, बोर्ड रखा गया, क्योंकि जनरली हम मानते हैं जब ओपिनियन एक से ज़्यादा लोगों की होती है तो वो परफेक्ट मानी जाती है, डेमोक्रेसी, ठीक है. तो द सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड to be called the Mumbai Repair and Reconstruction Board for carrying on the activities of repair and reconstruction and slum improvement in the city of Mumbai. ये बोर्ड क्यों रखा गया? रिपेयर करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मुंबई कंटेन्स ऑल थ्री पार्ट्स एज वी डिस्कस अर्लियर, ठीक है. द बोर्ड कंस्टिट्यूट ऑफ अ चेयरमैन and not more than 17 members and whom at least 3 should be officials. तो टोटल हुआ आपका 17 मेंबर्स, बोर्ड का चेयरमैन और 3% के लिए रिजर्व सीट रखी गई जो ऑफिशियल्स होंगे, मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट. ओके. मोर ओवर एट लीस्ट 2 non-official member must a person who have
special knowledge or practical experience in finance, structural engineering, architecture, town and country planning and public housing, इनका भी ज़रूरत थी। तो 2 मेंबर्स को लिए ऐसा रिजर्व रखा गया जिनको फाइनेंस की नॉलेज हो, जिनको स्ट्रक्चरल के बारे में पता हो, टाउन प्लानिंग कैसे करनी है, आर्किटेक्चर है, इनकी ज़रूरत है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाउन प्लानिंग एक्ट, हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड विदाउट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई उनके लिए भी रिजर्व रखा गया प्लेस। फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, फाइनेंस एक्सपीरियंस की, क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई टाउन प्लानिंग तैयार करते हैं आपको बजट भी इम्पॉर्टेंट होता है। पता चला आपको 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, आपके पास कोई फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं था, आपने 2 माले में ही सारा बजट खर्च कर दिया, बचे हुए 8 माले कहाँ से बनेंगे। तो इसी हिसाब से उनको बजट के लिए भी एक ऐसा स्पेशल बंदा रखा गया जिनको नॉलेज हो इन बारे में। तो इन सबको मिलाकर आपका बोर्ड बना, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने इन सबको अपॉइंट किया। अब पावर्स ऑफ द बोर्ड अंडर सेक्शन 75, the section 75 of the act provides that the powers of the board are to be exercised by its subject of the superintendence, direction and control of the MADA established under section 3 of the act। इसके पावर्स क्या थे, जितना भी पावर यूज़ करना है इसके ऊपर की सुपीरियर अथॉरिटी थी, दैट इज़ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी परमिशन लेकर, इससे बातचीत करके, इससे सलाह लेकर ही इस बोर्ड को काम करना है। द सेड अथॉरिटी मस्ट इंटरेस्ट टू द बोर्ड एंड द टास्क ऑफ द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्कीम फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स और फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग्स और फॉर हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसहाउस्ड ऑक्यूपायर सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट मे थिंक फिट टू इम्पोज। 79, इस बोर्ड का काम ही यही था, डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इस बोर्ड को करनी थी। प्लस रिहेबिलिटेशन करना है जिनके पास घर नहीं है या लैंड एक्विजिशन एक्ट में उनका घर लिया गया है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ में उनका घर छीन लिया गया, ऐसे में उनको भी घर प्रोवाइड करना है, उनको रिहैब करना है, और ये सारा का सारा पावर इस महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड हुआ उसको दिया गया। सेक्शन 79 ऑल्सो allows the board to hand over the execution of a building repair reconstruction to the municipal corporation or cooperative society or any other recognized agency, but it's under its own supervision। बोर्ड को पावर दिया गया कि ये जो रिकन्स्ट्रक्ट करना है, रिपेयर करना है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे सकता है टेंडर, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है या किसी और रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी को भी दे सकता है। ये पावर उनको दे दिया गया, बट सुपरवाइजरी पावर ये बोर्ड के हाथ में ही रखी गई। भले ही कोई भी उसको ठीक करे, कोई भी रिपेयर करे, किसी के पास भी टेंडर जाए, बट वो एजेंसी वो किसको रिपोर्ट करेगी, बोर्ड को रिपेयर करेगी। सेकेंड, टू ट्रांसफर बाय सेल, एक्सचेंज, अदरवाइज एनी न्यू बिल्डिंग सो कंस्ट्रक्टेड टू एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ फॉर्म बाय ऑल ऑक्यूपायर और अपार्टमेंट ओनर। अगर उस अपार्टमेंट के लोगों ने ही सारा बजट खर्च किया है, सारी प्लानिंग उन्होंने ही की, सारा डेवलपमेंट रिकन्स्ट्रक्शन उन्होंने ही किया, तो ऐसे में ओनरशिप भी उनको हैंड ओवर करना बोर्ड का काम था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं स्पेशल पावर। ये तो हो गई जनरल पावर अंडर सेक्शन 79। नाउ कम टू द स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 77। Section 77 of the Act deals with the special power of the board and lays down that in exercise of its power, performance and duties, the discharge of the function, board may authorize any person to enter any building, land for making any inquiry, inspection, survey, measurement, valuation, taking levels of such building, land, carrying out। मीन्स एक चीज़ ये समझ लीजिए, जब सुपरवाइजरी पावर इस बोर्ड को दी गई तो ऐसे में सुपरविज़न वो कब करेगा, जब वो बिल्डिंग में इंटर कर पाएगा, जब वो प्रीमाइसेस में इंटर कर पाएगा, चल रहे कामों को चेक कर पाएगा,
ऐसे में उसको फुल पावर दिया गया। और कॉज एनी बिल्डिंग विच इज़ प्रपोज टू बी स्ट्रक्चरली रिपेयर्ड और रिकन्स्ट्रक्टेड और डिमोलिश टू बी वैकेटेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, मीन्स डायलेपिटेड कंडीशन में आ गई है, रिकन्स्ट्रक्ट करने का इनको अब लग रहा है कि इस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, ऐसे में उस बिल्डिंग प्रेमाइसेस को वैकेट कराने का पावर भी इस बोर्ड के हाथ में दिया गया। द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड, अभी तक तो हमने देखा पावर एंड फंक्शन, अब ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड में आती है, दैट इज कम्स अंडर सेक्शन 76 ऑफ द एक्ट। तो 76 ऑफ द एक्ट इम्पोजेज द फॉलोइंग 8 ड्यूटीज ऑन अ बोर्ड। ये ड्यूटीज फिक्स है, 8 ड्यूटीज दी गई हैं, बोर्ड को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। फर्स्ट, टू अंडरटेक एंड कैरी आउट structural repair to a building in a such a order of a priority as the board considered necessary without recovering the expenses thereof from the owner or occupier of the such building। देखिए, माडा बोर्ड, आपकी कोई बिल्डिंग है, डायलेपिटेड कंडीशन में आ गई है, आपको लग रहा है रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ऐसे में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे माडा बोर्ड चार्जेस लेता है। रिकन्स्ट्रक्ट आपका प्रीमाइसेस करना है तो चार्जेस भी तो आप ही देंगे अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। बट अंडर इन एमरजेंसी सिचुएशन कि लग रहा है कि बस ये बिल्डिंग गिरने वाली है, रिपेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऐसे में विदाउट टेकिंग अ चार्जेस, प्रायर चार्जेस, हाँ फ्री में नहीं, विदाउट टेकिंग अ प्रायर चार्जेस, माडा विल रिपेयर योर बिल्डिंग, रिकन्स्ट्रक्ट योर प्रीमाइसेस, और बाद में वो आपसे लिवाइट करेगा। तो कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो माडा आपसे पहले चार्ज नहीं लेगा, आपसे बाद में चार्ज लेगा, लेकिन आपका काम वो बोर्ड करके दे देगा, रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्ट, वॉट एवर द नेचर ऑफ द वर्क। उसके बाद द प्रोवाइड टेम्प्रेरी और अल्टरनेट अकोमोडेशन टू ऑक्यूपायर ऑफ अ सच बिल्डिंग व्हेन रिपेयर्स आर अंडरटेकन और व्हेन द बिल्डिंग कोलैप्स। डायलेपिटेड कंडीशन में आ गई वो बिल्डिंग, आपने माडा को दिया, आपने माडा को ठेका दे दिया, टेंडर दे दिया कि भाई आप करके दीजिए, आप उसको चार्जेस पे कर रहे हैं, ऐसे में इट्स ड्यूटी ऑफ अ माडा टू प्रोवाइड यू अल्टरनेट अकोमोडेशन। अभी जितने भी आप बिल्डर्स हैं, जब ये एक चौल को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो ऐसे में या तो रेंट प्रोवाइड करता है वो बिल्डर, या फिर वो अल्टरनेट अकोमोडेशन अवेलेबल कराता है। ओके, गवर्नमेंट भी यही करती है, ठीक है, तो यही काम माडा भी करता है। उसके बाद थर्ड वन, टू अंडरटेक टाइम टू टाइम द वर्क ऑफ ऑर्डिनरी और टेनेबल रिपेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रीमाइसेस प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द बोर्ड। उसके बाद भी जो बोर्ड के अंडर जितने प्रीमाइसेस आते हैं उनका टाइम टू टाइम स्ट्रक्चरल ऑडिट करना नेसेसरी है। इवन स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ एवरी स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी, 2 साल में एक बार तो होना ही चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट बिल्डिंग है तो याद रखिए, म्यूनिसिपल अथॉरिटी का एक इंजीनियर होता है, उस पर आप फीस पे करिए और अपने बिल्डिंग प्रीमाइसेस का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। और अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आस्क टू योर चेयरमैन दैट हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट्स दैट कि आपकी हेल्थ रिपोर्ट आती है बिल्डिंग की, द स्ट्रक्चरल ऑडिट इज़ कंपल्सरी फॉर योर सेफ्टी। तो ये कराते रहिए, ये काम माडा को भी करना होता है। फोर्थ वन, टू मूव स्टेट गवर्नमेंट to acquire old and dilapidated buildings which are beyond the repair and reconstruct them after providing alternate accommodation to the affected occupier। सपोज कोई बिल्डिंग जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, ऐसे में बोर्ड का काम है कि उस कंसर्न गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनसे बताना, अपने रिकमेंडेशन देना, और उन ऑक्यूपायर्स जो प्रीमाइसेस के हैं उनको अल्टरनेट एकोमोडेशन अवेलेबल कराना। उसके बाद टू मूव द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्वायर ओल्ड एंड डायलापिटेड बिल्डिंग्स विच आर स्ट्रक्चरली रिपेयर्ड अर्लियर बाय द बोर्ड बट वेयर फर्दर स्ट्रक्चरल रिपेयर नॉट पॉसिबल फॉर इकोनॉमिक और डिमोलिश सच बिल्डिंग और टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग अल्टरनेट एकोमोडेशन। ऐसी बिल्डिंग
जिनको स्ट्रक्चरली उनका स्ट्रक्चर रिपेयर करते जा रहे हैं, बट एक लिमिट तक ही रिपेयर होता है, उसके बाद उसको डिमोलिश करना पड़ता है। तो जब रिपेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, देन उसको डिमोलिश करने के लिए भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना होता है बोर्ड को, और सेम चीज़ अल्टरनेट एकोमोडेशन अवेलेबल कराना होता है। उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिट कैंप टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी एकोमोडेशन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय हाउस कोलैप्स, फायर, टोरेंशियल रेन और टेम्पेस्ट। कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कोई एक्सीडेंट की वजह से उनका घर चला गया, तो ऐसे में ट्रांजिट कैंप अवेलेबल कराना भी ये माड़ा के ऊपर आता है। सपोज़ कोरोना को लेके अगर हमारा ज़्यादा टेंशन हुआ, तो ऐसे में इट्स ड्यूटी ऑफ अ माड़ा अल्टरनेट एकोमोडेशन अवेलेबल कराना, जो धारावी में इस समय चल रहा है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट होती है, तो ऐसे में इट्स ड्यूटी ऑफ अ माड़ा, वो आपको अल्टरनेट रिहैब सेंटर या ट्रांजिट कैंप अवेलेबल करा के देंगे, ठीक है, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द एंड कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 7, टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर डिमोलिशन ऑफ अ डैमेज एंड dilapidated buildings or portion thereof which are not capable of being repaired at a reasonable expenses and thereby save human lives। बट ज़रूरी नहीं है कि जितने ऑक्यूपायर हैं उनके पास उतना बजट हो। तो ऐसे में माड़ा क्या करती है, उतने प्रेमाइसेस को बनाती है और कुछ पोर्शन अपने पास रखती है और उनको सेल करके ये अपने बजट कंप्लीट कर लेती है। माड़ा की लॉटरी निकलती है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा। ये माड़ा की लॉटरी ऐसे ही निकलती है। माड़ा वो फ्लैट्स को सेल करती है और बजट पूरा करती है, और उस बजट को इन कामों में लगाती है कि जिनके पास घर खरीदने के, बनाने के पैसे नहीं हैं, उनका वो यहाँ पे यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है द 8(1) द प्रायर अप्रूवल ऑफ द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी टू डू all or other things facilitate the carrying out its power duties function under the act। मीन्स और कोई ड्यूटी दी गई है, एडिशनल पावर दिया गया जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसके लिए उसको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होती है। अगर उनका परमिशन अप्रूव कर देती है गवर्नमेंट, देन माड़ा इज़ लायबल टू परफॉर्म द फंक्शन विच इज़ परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। अब उसके बाद आते हैं सेस। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था, अब आते हैं कैसे लिया जाए ये सेस। ये सेक्शन 82 से 87 में आता है ऑफ माड़ा कि कैसे सेस लिया जाए, कितना सेस लिया जाए, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या मोड होगा, ये डिसाइड करता है। सेक्शन 82 प्रोवाइड देयर शैल बी अ लिवाइड, यहाँ पे शैल दिया है मतलब इट्स अ कंपल्सरी। देयर शैल बी अ लिवाइड एंड पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट फॉर दिस पर्पज अ टैक्स ऑन अ लैंड बिल्डिंग कॉल्ड मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन सेस। टाइमली आपसे सेस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर आपकी बिल्डिंग फ्यूचर में कहीं पे कोई डायलेपिडेटेड कंडीशन, कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है या कोई रिपेयर करना है, तो एक साथ आप पे बर्डन ना है। आप गवर्नमेंट को पे करके रखते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, इट्स लाइक योर एफडी या आरडी, आप थोड़ा थोड़ा करके रखते जाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको, जैसे अभी लॉकडाउन में हमारे सामने आया कि अभी हम पिछले 1.5 महीने से घर पे हैं, आने वाले शायद 2-3 महीने और हमारा बिजनेस प्रॉपर ना आ पाए, तो ऐसे में ये सेविंग्स ही काम आती है आपके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई आगे की कंडीशन आई तो अचानक आपको कुआं खोद के पानी नहीं पीना है, ये थोड़ा 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 सेस के रूप में गवर्नमेंट जमा करते जाती है। और जहाँ पर स्ट्रक्चरली रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों में फाइनेंस लगता है। आप अपने घर पे छोटा सा दिवाली में आप कलर भी करवाते हैं तो आपको पता है कितनी मुश्किल होती है, तो इतने बड़े प्रेमाइसेस को करना तो माड़े के लिए भी ईजी नहीं है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है और इसीलिए ये सेस लिया जाता है। उसके बाद आते हैं हम आगे का पॉइंट, दिस सेस इज टू बी कलेक्टेड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द सेम वे
इन विच प्रॉपर्टी टैक्स इज कलेक्टेड अंडर एमएमसी, जो बीएमसी जिसको आप कहते हैं, एमएमसी जिसको आप कहते हैं। जैसे एमएमसी आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, ऐसे ही माडा आपका ये सेस लेता है स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। सेम तरीके से द मुंबई का म्यूनिसिपल कमिश्नर मस्ट रिकवर द अमाउंट ऑफ असेस बाय एडिशन टू द जनरल टैक्सेस फ्रॉम ईच पर्सन इन द सेम मैनर एज द रिकवरी ऑफ जनरल टैक्स। पावर म्यूनिसिपल कमिश्नर को दी गई है, रिकवरी पावर सेम है। जैसे जनरल टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं, ऐसे ही ये टैक्स भी आपसे लिया जाएगा। इफ द ओनर फेल्स टू पे सेस such says the municipal commissioner entitled to recover the same in a same manner of areas of the property tax are recovered। वो आपके प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। आपके प्रॉपर्टी को अगर आपने टाइमली पे नहीं किया है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, सीज करके वो ऑक्शन पे लगा देंगे और अपना टैक्स वो आपसे पे कर लेंगे। ओके, इन ऑल केसेस वेयर द ओनर इज रिक्वायर्ड टू पे सेस एज अबव, ही मस्ट bear 10% thereof and balance of a 90% can be recovered by him by way of a proportionate increase of a rent of the various premises of the building. Such increased rent is not deemed to be increased for a purpose of Maharashtra Rent Act। 10% का इंक्रीजमेंट चार्जेस, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है टैक्स भी तो उस पर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1979 में जो आप टैक्स दे रहे थे आज भी उतना ही दे रहे होंगे, बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ी है। लोग एक अक्सर बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो भाई आपकी अर्निंग्स भी तो बढ़ी है। पहले आप महीने का 1000 रुपये कमाते थे तो आपका डीजल पेट्रोल भी 10 रुपये में था। अब आप महीने का 1 लाख कमाते हैं तो डीजल पेट्रोल भी आपका 70-80 में आ गया। तो महंगाई बढ़ रही है तो आप ये नहीं बोलते, क्योंकि हमने कहा ना कि आपको कमेंट करना इजीली आता है। महंगाई बढ़ी तो आपका ये भी तो बढ़ा, पॉकेट भी तो हैवी हो रही है, तो बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम अ डेट ऑफ रिकवरी ऑफ असेस द अमाउंट टू बी पेड बाय द कॉर्पोरेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% अमाउंट ऑफ असेस रिकवर। अब ये जितनी रिकवरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की सेस में, वो 15 दिन के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करनी होती है। लेकिन उस टोटल सेस से 5% ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये सेस रिकवरी में जितना उनके भी मैन पावर लगती है तो उनकी भी पेमेंट निकलनी चाहिए। तो 5% का शेयर रख के 95% ये स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, आपको 16 कैटेगरीज दी गई हैं जिनको सेस से एग्जम्पशन मिला हुआ है अंडर सेक्शन 83। ये बिल्डिंग्स को सेस या टैक्स नहीं देना पड़ता अंडर माडा। कौन कौन सी है? द लैंड और बिल्डिंग वेस्टिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट और लीज टू इट। सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद की बिल्डिंग है, टैक्स कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि घूम फिर के पैसा उन्हीं के पास आना है। इसी ढंग से स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जम्पशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको एग्जम्पशन है, या जो माडा की खुद की बिल्डिंग्स हैं उनको एग्जम्पशन है। ट्रस्ट पोर्ट ऑफ द बॉम्बे, ये भी कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड है, उनको छूट है। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि ऐसे प्रीमाइसेस जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हो, पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड हो या रिलीजियस प्लेस हो, इस सबको एग्जम्पशन मिला हुआ है। ओके, उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चरल रिपेयर्स अंडर माडा। द टर्म स्ट्रक्चरल रिपेयर इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 टू मीन्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डिकेड, क्रैक्ड और out of plumb structure component of a buildings or any substantial part thereof, or any part which occupier have a common access, for instance staircases, passages, water closets, etc. by new one like different material including change in a mode of construction, as for instance
converting a load bearing wall type or timber frame structure to the one of the RCC। आज भी आप मुंबई में जाएंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी जो लोड बेयरिंग पे हैं। लोड बेयरिंग क्या होती है? आपके बीम लोहे के होते हैं और उसके ऊपर सीमेंट रखी जाती है, या आपका टिम्बर वुड यूज़ होता है। इनको हटाकर आरसीसी, जो आज का मॉडर्न फॉर्म है जिसमें आप रहते हैं, उस आरसीसी को रिप्लेस करना, आरसीसी को नया लाना, या स्टेयरकेस कॉमन यूज़ के लिए यूज मीन्स रिपेयर में आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में आपने प्रीमाइसेस का डेफिनेशन पढ़ा, उसमें आपको रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ये सारा का सारा माडा के अंदर आता है, इंक्लूडिंग पाइपलाइन वर्क, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा का सारा रिपेयर में आता है कि अब या फिर रिकंस्ट्रक्ट में आएगा। अगर रिपेयर नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल ऑडिट कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर, तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस एक्सप्रेशन इंक्लूड्स repairs and replacement of all items which are required to be repaired and replaced as a consequences of the above repairs or replacement. The term also includes the repair and replacement of the roof, drain pipe fixed to the buildings. Section 88 of the Section 88 authorizes the board to undertake repairs to a building when the board is satisfied that any occupied building is in a ruinous or dangerous condition that imminently likely to fall, unless repairs render it to fit and safe for the habitation are urgently done. For this purpose, board may prepare a list of the such buildings. हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, माडा बोर्ड में बिल्डिंग्स की लिमिट क्या क्या उनकी कंडीशन है, ये एक लिस्ट होती है। उसके आधार आप रास्ते में कई बार देखे होंगे, आप एक बोर्ड लगा रहता है बिल्डिंग में, धोखादायक निर्माण। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है और माडा बोर्ड की जो बिल्डिंग्स उनके अंडर आती है वो इन्फॉर्म करते हैं। इट्स अ पब्लिक नोटिस। तो कितनी क्या डायग्नोसिस, जैसे पुलिस स्टेशन में हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही म्यूनिसिपल अथॉरिटी के इस डेवलपमेंट ऑफिस में या माडा में हर बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। ठीक है। अब ये रिकॉर्ड आप खुद भी अवेलेबल करा सकते हैं बाय सबमिटिंग योर फिटनेस रिपोर्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर, या गवर्नमेंट खुद आके करेगी। ओके। और उसके आधार पर वो आपकी रिपेयरिंग करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, जैसा भी आप परमिशन मांगे। ठीक है। उसके बाद फॉर दिस पर्पज द बोर्ड में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ बिल्डिंग सेटिंग आउट द ऑर्डर, प्रायोरिटी और अर्जेंसी एंड अंडरटेक देयर रिपेयर either simultaneously or in a such order of a priority। मीन्स बिल्डिंग्स की उसके बाद लिस्ट बन गई। लिस्ट बनने के बाद अब ये चेक होता है कि किसकी ज़्यादा अर्जेंसी, जो ज़्यादा अर्जेंसी में है, जिनको जो डायलेपिटेड कंडीशन में जल्दी फॉल हो सकती है, जिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की एज पूरी हो गई है या अर्जेंट में उनको रिपेयर चाहिए, तो ये बॉडी सबसे पहले उनको रिपेयर करती है, उसके बाद बाकी चीज़ें ठीक करती है। तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रक्चरल चीज़ें चेंज होती हैं। इन केसेस द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेटेड एट द रेट पर स्क्वायर मीटर इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ओवर बजट हो रहा है तो भी ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाना पड़ता है। And the cost of the structural repair would exceed above the amount, but the size of our land is that it would not be possible or economically to erect a new building thereon. There is an adjoining building where the cost of the structural repair will not exceed such above amount. एक बिल्डिंग से वो बजट पूरा नहीं हो रहा है तो बाजू की बिल्डिंग को भी वो साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे में उनको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो कॉस्टिंग है, ये आपका जो बजट फिक्स है उसको क्रॉस ना करें। विदाउट क्रॉसिंग दैट लिमिट आपको ये अमाउंट पूरा करना होता है। और ये सारा का सारा ऑडिट, सारा का सारा टेंडर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू पब्लिश इन अ ऑफिशियल गैजेट। 3.
ऑप्शंस आर गिवन टू द बोर्ड अंडर सेक्शन 88 ऑफ द एक्ट। क्या क्या है? द बोर्ड मे डिसाइड नॉट टू रिपेयर सच बिल्डिंग एंड इशू अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट। मीन्स अगर ओवर बजट है और कुछ हो भी नहीं पा रहा है उनके पास, अल्टरनेट भी उनके पास चांसेस नहीं है फाइनेंस के, तो ऐसे में अनफिट सर्टिफिकेट दे देगा बोर्ड और बोल देगा खाली कर दो बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपेयर, और उसकी कॉपी हर ऑक्यूपायर को देकर एक एक्नॉलेजमेंट रख लेगा ताकि फ्यूचर में अगर कुछ हो तो गवर्नमेंट अपनी चीज़ें दिखा सके कि हमने पहले इन्फॉर्म किया था। सेकेंड, द बोर्ड में इन केस ऑफ अ स्पेशल हार्डशिप डिसाइड टू कैरी आउट द स्ट्रक्चरल रिपेयर to such building on such a term condition act may impose although the cost of the repair are likely to exceed the limit of the referred to the above। लेकिन कुछ हार्डशिप हुई, सपोज जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया नहीं नहीं यू हैव टू रिपेयर, ऐसे में बोर्ड को रिपेयर भी करना पड़ता है भले उसकी लिमिट एक्सीड कर जाए। और थर्ड वन, इफ द ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग एग्रीज टू बियर द एक्सेस कॉस्ट। जो स्ट्रक्चर के ऑक्यूपायर हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप हमारा बना दो, हम आपको एक्स्ट्रा जो एक्सेस कॉस्ट है वो पे कर देंगे, ऐसे में भी बोर्ड बना सकता है। तो तीन तरीके से ओवर बजट बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ये तीन पावर बोर्ड के पास होते हैं अंडर सेक्शन 89। पहला, अगर नहीं लग रहा है ओवर बजट है, उसके पास कोई ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो अनफिट सर्टिफिकेट सारे ऑक्यूपायर को दे देगा कॉपी, एक्नॉलेजमेंट रख लेगा और अनफिट डिक्लेयर कर देगा। दूसरा, हार्डशिप है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, अथॉरिटी का ऑर्डर है, देन उसका एक्सपेंस बेयर करना ही है। और थर्ड वन, ऑक्यूपायर अगर ये अपना सजेशन देते हैं कि जितना भी एक्सेस आएगा वी आर रेडी टू पे, ऐसे में भी बोर्ड स्ट्रक्चर रिपेयर करता है। ओके।